अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 23 जो है उसके जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक 124 में कन्वर्सेशनल एनालिसिस के बारे में बताया गया है। कन्वर्सेशनल एनालिसिस नाम से पता चल रहा है कि जब दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रही हो तो उसका एनालिसिस करना या उसको एनालाइज करना प्रॉपर वे में, ठीक है, उसको हम कन्वर्सेशनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो बेसिक पर्पस है वो क्या होता है कि डेली टॉक में जो कन्वर्सेशन इस्तेमाल हो रही होती है या यूज़ हो रही होती है उसकी स्टडी करना, रिसर्च करना उसकी, ये सारी स्टडी हमारे पास कन्वर्सेशनल एनालिसिस में आ जाती है। अब यहाँ बताया गया है कि कन्वर्सेशन इज डिस्कोर्स म्यूचुअली कंस्ट्रक्टेड एंड नेगोशिएटेड इन टाइम बिटवीन स्पीकर्स। क्या है कि ये एक डिस्कोर्स है जो स्पीकर्स के दरमियान वक्त के साथ जो है वो बनाई जाती है बातचीत के थ्रू। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रॉपर ये जो है वो अमूमन इनफॉर्मल होती है, यानी कि अनप्लान होती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कन्वर्सेशन को हम एज अ सीरीज़ ऑफ स्पीच एक्ट भी देख सकते हैं, किस तरह से उसमें हमारे पास ग्रीटिंग्स आ जाता है, इंक्वायरी, कमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, इन्विटेशन, ये सारे प्रपोजल्स जो हैं वो हमारे पास इसमें आ सकते हैं अगर तो हम इसको एज अ स्पीच एक्ट देखें। अब उन्होंने बताया है कि कुक जो था उसने क्या किया, उसने बताया कि टॉक को हम क्लास कर सकते हैं कन्वर्सेशन में, कैसे ये सारे फैक्टर्स को बदल कर इनके थ्रू। इट इज़ नॉट प्राइमली नेसेसिटेड बाय प्रैक्टिकल टास्क, यानी कि बुनियादी तौर पर जो है वो किसी प्रैक्टिकल काम के लिए ज़रूरी नहीं है। एनी अनइक्वल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज पार्शली सस्पेंडेड। ठीक है, अनइक्वल पावर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान बात हो रही है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीचर एक पावरफुल एंटिटी है, जबकि स्टूडेंट जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनइक्वल पावर हो सकती है। उसके बाद उन्होंने बताया कि द नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इज स्मॉल, टर्न्स आर क्वाइट शॉर्ट, टर्न्स को कम किया जाए, एंड टॉक इज प्राइमली फॉर द पार्टिसिपेंट्स, ना कि ये आउटसाइड ऑडियंस के लिए हो। अब उन्होंने बताया है कि बेस्ड ऑन दिस, इन फैक्टर्स की बेस पर जो है वो क्लासरूम ट्रांसैक्शन, डॉक्टर पेशेंट इंटरव्यूज़, टीवी क्विज शोज़ जो हैं वो क्या है, वो कन्वर्सेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नहीं कैरी की जाती। उसके बाद उन्होंने बताया फॉर एग्जांपल टीचर प्यूपिल एक्सचेंज कैरीज आर अनइक्वल पावर बैलेंस। वही बात है, मैंने आप लोगों को बताया है कि प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट्स और टीचर, उनके दरमियान जो है वो एक अनइक्वल पावर बैलेंस है। इसी तरह मज़ीद उन्होंने इन्हेंस करके जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताया है। एनालिसिस ऑफ नेचुरल कन्वर्सेशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर व्हाट द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वर्सेशन एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। ठीक है, इन हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो किस तरह से यूज़ किया जा रहा है उसको, उन सब पर जो है वो गौर करना है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ हाउ स्पीकर डिसाइड व्हेन टू स्पीक ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन। इसमें क्या शामिल होता है कि स्पीकर ये भी डिसाइड करता है कि कब उसको कन्वर्सेशन के दरमियान जो है या कन्वर्सेशन के दौरान उसको कब बोलना है। हाउ द अटरेंस ऑफ टू और मोर स्पीकर्स आर रिलेटेड, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ मिलते जुलते अटरेंसेस यूज़ करते हैं। तो इन सब फैक्टर्स पर गौर करना हमारे पास कन्वर्सेशनल एनालिसिस में आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात की गई है, जिनमें हमारे पास टर्न टेकिंग आ जाता है। टर्न टेकिंग में क्या होता है कि एक बोलेगा तो दूसरा चुप करेगा, अपने टर्न का वेट करेगा, इसको हम टर्न टेकिंग कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस आ जाती है। ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस क्या होती है, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर चेंज ऑफ टर्न इज़ पॉसिबल, यानी कि अब एक स्टॉप किया है एंड देन दूसरा जो है वो अपना टर्न स्टार्ट करेगा, इसको हम ट्रांजिशन रेलेवेंस प्लेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरप्शन में क्या होता है कि किसी को इंटरप्ट कर देना, ठीक है, अपने टर्न का वेट किए बगैर जो है वो अपनी बात स्टार्ट कर देना, इसको हम इंटरप्शन कहते हैं। पोज क्या होते हैं कि जो हम पोज यूज़ कर रहे होते हैं वो भी कोई ना कोई मीनिंग कैरी करते हैं। ठीक है, एडजेसरी पेयर में क्या होता है, एडजेसरी पेयर में बताया है कि हर चीज़ का जो है वो एक तरह से एक पेयर होता है। किस तरह से पेयर होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रपोजल दिया है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसका पेयर है। किस तरह से एक मैंने प्रपोजल दिया है एंड देन उसकी एक्सेप्टेंस और एंड रिफ्यूज़ल जो है वो उसके साथ लिंक कर दिया, तो ये हमारे पास एडजेसरी पेयर होता है। इसमें उन्होंने बताया कि कन्वर्सेशन कंटेन फ्रिक्वेंटली अकर पैटर्न्स इन पेयर ऑफ अटरेंसेस नाउन एज एडजेसरी पेयर। स्पीच एक्ट आर ऑर्डर्ड विद अ फर्स्ट पार्ट एंड अ सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के साथ जो है वो ऑर्डर्ड हुआ होता है। किस तरह से, प्रेफरेंस स्ट्रक्चर, यानी कि ईच फर्स्ट पार्ट हैज़ अ प्रेफर्ड एंड अ डिसप्रेफर्ड रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल मैंने बताया कि रिक्वेस्ट हैज़ एक्सेप्टेंस एंड रिफ्यूज़ल, तो वही मैंने आप लोगों को बताया है कि एक हमने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसका हमारे पास एक्सेप्टेंस है और उसका हमारे पास रिफ्यूज़ल है। इसी तरह क्वेश्चन एंड आंसर, ऑफर एंड एक्सेप्ट, ब्लेम एंड डिनाई, तो ये सारी चीज़ों के जो पेयर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एडजेसरी पेयर में होता है। ठीक है, उसके बाद सीक्वेंस में क्या होता है,
सर्टेन सीक्वेंस के साथ जो है वो स्पीकर कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, बना रहा होता है अपनी कन्वर्सेशन को, बातचीत को, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया है कि प्री सीक्वेंस, उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की। उन्होंने बताया है कि लैक ऑफ सिस्टमेटिसिटी, यानी कि कोई सिस्टम जो है उसकी कमी है, लैक ऑफ सिस्टम, एज वी डू नॉट हैव एग्जॉस्टेड सिस्टम, तो वो उन्होंने बताया हुआ है। इसी तरह उन्होंने कहा है कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट प्रैग्मेटिक और सोशल लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन के लिए इन एस्पेक्ट्स की कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिमिटेशंस में बताई हैं कन्वर्सेशनल एनालिसिस की। अब हमारे पास टॉपिक 125 आ जाता है, जिसमें हमारे पास क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस आ जाता है। अगर तो मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के बारे में, तो वो क्या है कि जब आप डिस्कोर्स को एनालाइज कर रहे होते हैं क्रिटिकली, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप क्रिटिकली कौन कौन से फैक्टर्स देख रहे होते हैं, उन सब के बारे में अगर बताया जाए तो इसमें क्या होता है कि किस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। पावर रिलेशंस को किस तरह से मेनटेन किया जा रहा है, पॉलिटिकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज किस तरह से यूज़ की जा रही है, कुछ हम इसमें जो झगड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, उन सब पर फोकस करते हैं क्रिटिकली, ठीक है। हमने पहले डिस्कोर्स एनालिसिस पढ़ा। डिस्कोर्स एनालिसिस में हम क्या करते थे कि हम लैंग्वेज की स्टडी करते थे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, किस तरह से लैंग्वेज को परफॉर्म किया जा रहा है, किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अगर तो हम क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम लैंग्वेज को सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ हम इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी स्टडी करते हैं। इसमें हम इश्यूज ऑफ पावर, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। जो हिडन मीनिंग होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास जो बेसिक इसका मतलब था क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर लिखा है कि क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस जो है इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कोर्स एनालिटिकल रिसर्च दैट प्राइमली स्टडी द वे सोशल पावर अब्यूज, डोमिनेंस एंड इनइक्वालिटी आर इनेक्टेड, रिप्रोड्यूस एंड रेजिस्टेड बाय टेक्स्ट एंड टॉक इन द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो है वो बुनियादी तौर पर सोशल पावर के गलत इस्तेमाल के तरीके का जो है वो मुताला करता है, उसकी स्टडी करता है, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ जो नाफिज की जाती हैं ज़ुबान के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, उन सब पर फोकस करता है। सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को बताता है, इसके इश्यूज़ को हाईलाइट करता है। वो सब कुछ हमारे पास वैन डिजिक के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। उसने ये डेफिनेशन हाईलाइट की थी क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की। अब एम क्या है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस का? उन्होंने बताया कि पोशीदा और अक्सर जो चीज़ें नज़रों से हमारे ओझल हो जाती हैं, हमें पता नहीं चलता, ठीक है, उनको भी ये जाहिर करता है, उनको भी समझाने में हमारे लिए मदद। यहाँ पर डिफरेंट डेफिनेशंस जो हैं वो बताई गई हैं, ठीक है, डिफरेंट लिंग्विस्ट्स के थ्रू, जिसमें हमारे पास वजह के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि ये टू अनमास्क आइडियोलॉजिकली परमिटेड एंड ऑफन obscured structures of power, political control and dominance, as well as strategies of discriminatory inclusion and exclusion language in use, ठीक है। तो जो बेसिक इसका मतलब है वो क्या है, जो पावर होती है, ठीक है, उसके अलावा पॉलिटिकल कंट्रोल जो होता है, डोमिनेंस होती है, ठीक है, जो हम कहते हैं किसी चीज़ का गलबा एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर, ठीक है, जो नज़र आने वाले फैक्टर्स होते हैं इंटरनल, जो नज़र नहीं आते, ठीक है, उन सब फैक्टर्स को जो है वो स्टडी करता है। टू अनमास्क आइडियोलॉजिकली परमिटेड, नज़रियाती तौर पर फैले हुए निकाब को जो है वो बेनिकाब करना। तो वही बात बताई गई है कि उन चीज़ों को जो नज़र नहीं आती उनको भी बताना, ये हमारे पास वो डैक के अकॉर्डिंग बताया गया। उसके बाद अब यहाँ लोकी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि इट इज़ सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेज इन विच डिस्कोर्स कंसोलिडेट पावर, जिसमें क्या होता है कि जो हमारी डिस्कोर्सेज होती हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन होती हैं, वो क्या करती हैं, वो कंसोलिडेट करती हैं, मजबूत करती हैं पावर को, और जो ह्यूमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्लोनाइज करते हैं। क्लोनाइज का मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, अगर तो आपने वर्ड इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के लेक्चर लिए हुए हैं, ठीक है, तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। तो ये बताया क्या है कि ये सिस्टमेटिक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है, तशरीह करता है, उन सब फैक्टर्स को जो है वो हाईलाइट करता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ रोगर्स के अकॉर्डिंग क्या है कि CDA इंक्लूड नॉट ओनली अ डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्कोर्स इन कॉन्टेक्स्ट बट आल्सो ऑफर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई एंड हाउ डिस्कोर्स वर्क। तो इसमें क्या है, इसने उससे भी ज़्यादा ऊपर की डेफिनेशन बताई है कि ना सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन या इंटरप्रिटेशन जो उसकी मुकम्मल तशरीह होती है, उसकी मुकम्मल डिटेल होती है, उसके बारे में बताने के साथ साथ ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से जो कम्युनिकेशन होती है, हमारी स्पीच होती है, वो काम करती है, क्यों करती है, वो सब, ठीक है। उसके बाद पार्ट्रिज के अकॉर्डिंग क्या है कि टेक अस बियॉन्ड द लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट। इसमें क्या बताया गया है कि
डिस्क्रिप्शन का जो लेवल है या डिस्क्राइब करने का जो लेवल होता है उसके ऊपर के लेवल को पढ़ना, जो कि हमारे पास डीपली रूटेड होता है सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस थी। उसके अलावा कुछ मेजर इश्यूज हैं जिसमें बताया गया है कि द यूज़ ऑफ डिस्कोर्स इन रिलेशन टू सोशल एंड कल्चरल इशूज सच एज रेस, जेंडर, पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी, आइडियोलॉजी। तो ये सारे इशूज़ हैं जो कि उन्होंने बताया कि इन्वेस्टिगेटेड हुए हैं इन क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। अजम्पशंस क्या हैं क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस की? लैंग्वेज यूज इन ऑलवेज सोशल, कि लैंग्वेज का इस्तेमाल जो होता है वो हमेशा सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है, विच कन्वे मीनिंग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि डिस्कोर्स बोथ रिफ्लेक्ट एंड कंस्ट्रक्ट द सोशल वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड में लैंग्वेज जो है वो किस तरह से रिफ्लेक्ट की जाती है, किस तरह से बनाई जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है, उन सब इश्यूज़ को, ठीक है, किस तरह से वो मीनिंग जनरेट कर रहे होते हैं। पावर रिलेशन आर डिस्कोर्सिव। पावर रिलेशंस के बारे में क्या बताया है कि वो नेगोशिएट होते हैं थ्रू डिस्कोर्स, ठीक है। एंड देन उन्होंने बताया है गुफ्तगू जो है वो क्या है, वो हमारे पास हिस्टोरिकल है, लिंक बिटवीन टेक्स्ट एंड सोसाइटी इज़ मेडिएटेड, ठीक है। मेडिएटेड यानी कि कोई आइडियोलॉजी है इनके पीछे। तो ये सारी अजम्पशंस हैं, आप लोग को ये याद करनी पड़ेंगी। डिस्कोर्सिव जो है वो बेसिकली हम बहस करने वाला जो होता है उसको कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगोशिएट वर्ड यूज़ किया है। इसको भी हम कहते हैं बहस करना, बातचीत करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के जो है वो बताए हैं, जिसमें हमारे पास फ्रेमिंग, फोरग्राउंडिंग, बैकग्राउंडिंग, ये सारे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं। अगर तो हम फ्रेमिंग की बात करें, इसमें क्या होता है कि जिस तरह से टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट किया जाता है ऑडियंस को, और वो नुक्ता नज़र जाविया जो है रीडर या स्पीकर ले रहा होता है, ठीक है। जो टेक्स्ट हम दे रहे होते हैं और जो जिस तरह से टेक्स्ट जो है वो स्पीकर या पढ़ने वाला ले रहा होता है, वो सब हमारे पास क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एंड फ्रेमिंग में आ जाए। फोरग्राउंडिंग में क्या होता है कि टेक्स्ट में क्या चीज़ें जो हैं वो चूज़ की जाएंगी। बैकग्राउंडिंग में क्या होता है कि कौन सा टेक्स्ट जो है उसको छोड़ा जाएगा या उस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जाएगा। ये मोस्टली जो है वो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में यूज़ किया जाता है। प्री सपोजिशन में क्या होता है, पहले से सपोज कर लेना बैकग्राउंड नॉलेज को, कुछ अजम्पशंस, एटीट्यूड्स वगैरह जो टेक्स्ट जो है वो हमें बताता है कि आप प्रीसपोज करना है, तो हम टेक्स्ट पढ़ के जो है वो खुद से बहुत सारी चीज़ें प्रीसपोज कर लेते हैं। उसके बाद टॉपिकलाइजेशन में क्या होता है कि किस सेंटेंस के आगे कौन सा ऐसा टॉपिक जो है वो रखना है जो उन सेंटेंस को बता रहा हो या उन सेंटेंस के बारे में बता रहा हो। एजेंसी में क्या होता है, एज एन एजेंट काम करना, यानी कि कौन जो है वो सेक्शन को परफॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास एजेंसी में आ जाती हैं, इसको हम एजेंसी कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर मज़ीद उन्होंने बताया कि हु डज़ व्हाट टू हुम, हु हैज़ द मोस्ट अथॉरिटी एंड पावर इन द डिस्कोर्स। तो ये बेसिक जो मतलब है वो यही है कि एज एन एजेंट, एज अ सब्जेक्ट जो काम करना या कौन कर रहा है, उन सब के बारे में। चॉइस ऑफ वर्ड में हमारे पास कोनोटेशन की बात की गई है, ठीक है, कि जो कनोटेशन लगाते हैं पार्टिकुलर वर्ड्स और फ्रेजेस की, डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी। क्रिटिसिज्म क्या है, उन्होंने बताया है कि ये ज़्यादा सिस्टमेटिक या डिटेल्ड नहीं है और रीडर का रोल जो है वो ज़्यादा नहीं बताता। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्रिटिसिज्म में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस टॉपिक 126 में आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब अगर तो मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस की बात करें तो आप लोगों ने रिटन डिस्कोर्स भी पढ़ लिया, आप लोगों ने ओरल डिस्कोर्स भी पढ़ लिया। अब मल्टी मोडल नाम से पता चल रहा है कि मल्टीपल मोड्स के थ्रू जो है वो डिस्कोर्स की एनालिसिस करना। अब मल्टीपल मोड्स में हमने रिटन की तो बात कर ली, ओरल की भी बात कर ली। अब जब हम इमेजेस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू कोई बात कन्वे कर रहे होते हैं, तो उन सारे फैक्टर्स के थ्रू कोई बात बताना या कोई सिचुएशन सामने रख देना, वो हमारे पास मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस में आ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिसको हम न्यूज़ पर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम वहीं पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में वो वीडियोस के थ्रू हर चीज़ प्रॉपरली बता रहे होते हैं, ठीक है। हर चीज़, हर फैक्टर को हाईलाइट किया होता है, कलर्स के थ्रू लिखा होता है टेक्स्ट डिफरेंट वे में, आपको पिक्चर सिंबल्स यूज़ करके हर चीज़, हर तरह का हैशटैग लगा कर जो है वो एक बात को कन्वे किया जा रहा होता है। तो मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या होता है कि मल्टीपल मोड्स के थ्रू जो है वो बातचीत करना या बातचीत को बताना या कोई इवेंट को हाईलाइट करना। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस इज एन इमर्जिंग पैराडाइम इन डिस्कोर्स एनालिसिस, यानी कि एक तरह से उभरती हुई फील्ड है। इट एक्सटेंड द स्टडी ऑफ इन कॉम्बिनेशन विद अदर रिसोर्सेज सच एज इमेजेस, साइंटिफिक सिम्बोलिज्म, जेस्चर्स, एक्शंस, म्यूजिक एंड साउंड।
तो यहाँ जो बेसिक बात बताई गई है वो क्या बताया गया है कि ये स्टडी ऑफ लैंग्वेज को कंबाइन करता है विद अदर रिसोर्सेज या मोड्स। अब वो कौन से मोड्स हैं, मैंने आप लोगों को बताया है कि इमेजेस आ जाती हैं जिसमें हमारे पास म्यूज़िक आ जाता है, साउंड आ जाता है, जेस्चर्स आ जाते हैं, साइंटिफिक सिंबोलिज्म, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो उसके साथ एक तरह से ये उसको कंबाइन करके जो है वो बात कन्वे कर रहा है। इसको हम मल्टी मोडालिटी भी बोलते हैं, मल्टी मोडल एनालिसिस भी बोलते हैं, मल्टी मोडल सेमियोटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेमियोटिक्स किसे कहते हैं? सेमियोटिक्स जो है वो इज़ अ स्टडी ऑफ साइन एंड सिम्बल्स विच कन्वे मीनिंग। ठीक है, तो आपने याद रखना, भूलना नहीं है कि सेमियोटिक्स जो है वो इज़ अ स्टडी ऑफ साइन एंड सिम्बल्स, इसलिए जो है वो इसका भी रोल इसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि इन मल्टी मोडल टेक्स्ट डिस्कोर्स एंड इवेंट्स कोलेक्टिवली कॉल्ड मल्टी मोडल फिनोमिना, द मीडियम इज़ द मीन थ्रू विच द मल्टी मोडल फिनोमिना मटीरियलाइज। तो वो मीडियम जिनके थ्रू ये सारा मीडियम जो है वो बताया जाता है, कन्वे किया जाता है, उनमें हमारे पास न्यूज़पेपर, टेलीविजन, कंप्यूटर, मटीरियल, ऑब्जेक्ट्स एंड इवन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बेसिक आइडिया जो है वो बताया है मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस का। तो अब यहाँ पर बेसिक आइडियाज़ इन मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस में उन्होंने बताया कि वाइल एनालाइजिंग एन इमेज वी नीड टू सी व्हाट आर द एलिमेंट्स। ठीक है, हमें क्या देखना होता है कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं इन द इमेज आउट of which it seems to be composed of. The image means either a static image like a painting or moving image as in a movie or video game. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि जो कलर यूज़ कर रहे होते हैं, जो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, उन सब का कोई ना कोई पर्पज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस को क्रिएट करने के लिए बताई हैं। उसके बाद ग्रामर ऑफ इमेजेस के बारे में क्या बताया है, हम इमेजेस के थ्रू जो है वो कोई ना कोई ग्रामर जो होती है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक आइडिया है इसमें एक दो लाइन जस्ट पढ़िएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद इमेज एंड कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो उन्होंने बताया कि इमेजेस हमेशा इंटरप्रेट होती हैं कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, द इमेजेस इज ओनली इन कॉन्टेक्स्ट, द यूजुअली एन इमेज लीव विच अनसेड assuming it will be filled in by people's knowledge of the context. एग्जाम्पल टीवी एड्स। तो इमेजेस जो होती हैं वो हमेशा से इंटरप्रेट होती हैं। किस तरह से कि बाज़ दफ़ा इमेजेस में कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई होती हैं कि जो कहीं नहीं जा रही होती, बट हम उसका मतलब समझ लेते हैं जो असल में प्रेजेंट करने वाला प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हम टीवी एड्स देखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि एड्स वांट अस टू डू समथिंग। एड्स जो आते हैं वो हमें बता रहे होते हैं कि हमें कुछ करना है। क्या करना है कि कुछ चीज़ें जो वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि हम उन्हें ख़रीदें। इसी तरह पोस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज़ जो होती हैं वो उनका क्या पर्पज़ होता है कि वो हमारे पॉलिटिकल व्यूज़ जो होते हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस जो होते हैं, जिसमें क्या होता है कि किसी एक इमेज की इंफॉर्मेशन किसी दूसरी इमेज में बता रहे होते हैं। इमेज जो होती है वो दूसरी इमेज के हवाले दे रही होती है या उसके इंफॉर्मेशन को जो है वो अपने तरीके से बता रही होती है। तो ये हमारे पास इंटरटेक्सचुअल रेफरेंसेस आ जाता है। तो ये बेसिकली जो था वो हमारे पास मल्टी मोडल डिस्कोर्स एनालिसिस था। उसके बाद उन्होंने बताया है कि वर्ड्स जो हैं वो प्ले करते हैं दो रोल्स। कौन से हैं? दे आर द एलिमेंट्स दैट वी कैन एनालाइज, जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं। अनदर रोल क्या है कि दे आर द एलिमेंट्स इन द इमेज एंड नीड टू बी एनालाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो कुछ जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं उनको हमें खुद समझने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर मज़ीद उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं। अप्रोचेस टू MDA वो क्या है? क्रेसन वैन ल्यूमेन जो है उसने एंड ओ टूले जो था उसने प्रोवाइड की थी द फाउंडेशन फॉर मल्टी मॉडल रिसर्च। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। इश्यूज़ जो मल्टी मॉडल डिस्कोर्स एनालिसिस में थे वो क्या थे? मॉडलिंग सेमियोटिक रिसोर्स विच आर फंडामेंटली डिफरेंट टू लैंग्वेज। तो उन्होंने बताया कि सेमियोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो लैंग्वेज से एक तरह से फंडामेंटली जो है वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो जो इमेजेस और सिंबल्स यूज़ किए जा रहे होते हैं बेसिकली उसकी बात की जा रही है कि वो लैंग्वेज से फंडामेंटली जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेक्चर 24, 25 और 26 जो हैं ये तीनों लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर तो आप लोगों को मिल गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिले तो आप लोग जो है वो मेरे चैनल की आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आप वीडियोस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। आप लोग वहां से उन वीडियोस को भी निकाल कर वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसकी प्लेलिस्ट बना लूँगी ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई हो। लेक्चर जो है वो थोड़ा सा लेंथी इसलिए हुआ क्योंकि ये लेसन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो न्यू थी, जो देखने में काफ़ी इजी लग रही थी, लेकिन क्या है कि वो डिटेल्ड स्टडी थी, उसकी डिटेल स्टडी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप सो कि आप लोगों को सारे लेक्चर की इजीली समझ आई होगी, हर चीज़ कन्वे करने की कोशिश की है।
बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।